हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस चैनल। और आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हम अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाले हैं। क्लास दो तरीके से होंगी। पहला क्लास बेसिक होगा, दूसरा एडवांस। बेसिक क्लास उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में बहुत ही वीक हैं, और एडवांस क्लासेस उन लोगों के लिए जो ये सारी चीज़ों को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ लगभग पढ़े हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी किए हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कुछ मार्क्स के लिए। ठीक है, तो एडवांस उन लोगों के लिए है और बेसिक एकदम जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए। ठीक है, तो अब आप खुद डिसाइड करना कि कौन सी वीडियो बेसिक वालों को देखनी है, कौन सी एडवांस वालों की, और कौन सी वीडियोस दोनों को देखनी है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं क्लासेस लूँगा तो उसमें लिखा रहेगा बेसिक एंड एडवांस। तो अब क्लास शुरू करते हैं। तो यह क्लास जो है बेसिक क्लास है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेसिक क्लास, क्लास 0 मीन्स 0 लेवल की क्लास है। दिस इज नॉट इवन द क्लास 1। ओके, और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से किसी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सारे एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो लगभग सेम ही होती है, बस क्वेश्चन के लेवल, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, लेकिन लैंग्वेज तो सेम है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बनाना है ताकि आप किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ना है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, इंग्लिश में एफिशिएंट बनने के लिए क्या हमारा रोड मैप है, किन चीज़ों से होते हुए गुजरना है हमें, वो देखना होगा। दैट इज द टॉपिक्स, दैट इज द पिलर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो द फर्स्ट जो पिलर है वो क्या है? ग्रामर। ठीक है, फर्स्ट पिलर ग्रामर है। और यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है ग्रामर में आपको लगभग इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। एक दो चीज़ें अगर छूट गई होंगी मेरे से तो मैं बाद में इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन लगभग इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, इससे आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हम जल्दी डिस्कस करते हैं। बस मैं यहाँ पर आपको चैप्टर्स के नाम बताऊंगा, टॉपिक्स के नाम बताऊंगा, कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन चीज़ों के बारे में सभी ने पढ़ा है बचपन में, लेकिन इसमें आपको अलग तरीके से पढ़ना है। वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, वो क्लास में मैं बताऊंगा आपको। दूसरा है सेंटेंसेस, वाक्य। हिंदी में जैसे हम लोग वाक्य पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी सेंटेंसेज। अगर आप हिंदी में जानते हो तो इंग्लिश में भी आप जानोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, थोड़ा इंट्रोडक्शन बस दे रहा हूँ उन चैप्टर्स के बारे में जिनके बारे में आपने सुन रखा है या जिसे आप अभी समझ सकते हो। जिसे आप नहीं समझोगे मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब की अग्रीमेंट जब तक नहीं होती तब तक सेंटेंस नहीं बनता है। जैसे मैं जाता थी, आप नहीं बोल सकते हो ना हिंदी में। सिंपल है, हिंदी अगर आप जानते हो तो आप इंग्लिश जान जाओगे। हिंदी से इंग्लिश नहीं जानना है, लेकिन आपको इंग्लिश से इंग्लिश जानना है, बट रेफरेंस आपको हिंदी का लेना है। आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, लेकिन आपको रेफरेंस हिंदी का लेना है, तब आप आसानी से सीख जाओगे। तो उसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट इंग्लिश में भी होना चाहिए। मैं जाता था होना चाहिए, उसी तरीके से इंग्लिश में भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है, तभी आप सेंटेंस समझ पाओगे। फिर टेंस सभी ने सुन रखा है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसी के अंदर वॉइस, नरेशन एंड मॉडल्स आते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। इनके बारे में शायद बेसिक वाले नहीं सुने होंगे, अगर सुने भी होंगे तो उन्हें इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन करने के बाद भी बहुत से लोगों को इसमें डाउट रह जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्लासेस में। आर्टिकल्स, ए एंड द के बारे में तो सबने लगभग सुन रखा है। ठीक है, लगभग सारे बुक्स में पहली चैप्टर ही ये होती है। पैरेललिज्म, ऑर्डर एंड इन्वर्जन, ये भी सेंटेंसेस के टाइप हैं, या सेंटेंसेस कह सकते हैं कि सेंटेंसेस में अप्लाई होने वाले कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो किसी पार्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हैं। मतलब चाहे सिचुएशन जो भी हो, वो उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन टैग भी एक आता है। क्वेश्चन टैग भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस ही है वो भी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ग्रामर में आपका बेसिकली बस इतना ही पढ़ना है आपको। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो इंडिया के किसी भी एग्जाम में ग्रामर के सेक्शन में तो आपकी गलती नहीं होगी, आप ऑलमोस्ट पूरे के पूरे मार्क्स लाओगे। तो अब आते हैं दूसरे पिलर की ओर। हमारा दूसरा पिलर है वोकैब सेक्शन।
वोकेबुलरी, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पिलर नंबर 2 वोकैब, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब आपको पता होगा, जो समान अर्थ देते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स, विपरीतार्थक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप हिंदी में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो वाचाल, तो सेम इंग्लिश में भी पढ़ना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस लोग डरते हैं, ठीक है ना। आप मेहनत करोगे आराम से हो जाएगा, लोग मेहनत ही नहीं करते हैं सही तरीके से। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे तू मैं करना हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ, बस वही इंग्लिश में आपको पढ़ना है। तो जैसे हिंदी में जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, तो इंग्लिश में भी सेम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? पार्टिकुलर टाइप के वर्ब्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में ही लगते हैं और एक खास मीनिंग देते हैं। तो ये भी वोकैब सेक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो इस सेक्शन को अच्छे से देखने की ज़रूरत होती है। स्पेलिंग्स, ठीक है। स्पेलिंग, वर्ड का स्पेलिंग क्या है, ये बचपन में आप लोग बहुत श्रुति लेख लिखे हुए हो, ठीक है। तो वही है, ये बस स्पेलिंग का टेस्ट है, तो ये भी इसके अंदर आता है। एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के यूजेज क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि बहुत सारे सोशल मीडिया में कॉमन फ्रेंड के जगह म्यूचुअल फ्रेंड लिखा रहता है, लेकिन होना चाहिए कॉमन फ्रेंड, ठीक है। तो वर्ड्स की जो यूजेज है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोल चाल की जो इंग्लिश होती है वो अलग होती है और एग्ज़ाम में जो इंग्लिश पूछा जाता है वो अलग होता है। देखिए, इंग्लिश बोलते वक्त आप जैसे हिंदी आप बोलते हो, सिंपल देखो ना, आप जब हिंदी बोलते हो तो क्या आप सही हिंदी बोल रहे हो? नहीं, लेकिन कॉन्वर्सेशन तो कंप्लीट हो जाता है ना। तो इंग्लिश में भी सेम है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए वो नहीं, एग्ज़ाम में आपको वही करना है जो ग्रामेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको वोकैब सेक्शन के लिए देखनी है, और ये कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा जब हम लोग वोकैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे की पिलर्स की बात करते हैं। तो थर्ड पिलर जो है हमारा, थर्ड पिलर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इंग्लिश की समझ वो आपको बढ़ानी है। इंग्लिश की समझ अगर आप बढ़ाओगे तो फिर आपको कैसे चीज़ों को फेस करनी होगी एग्जाम में, पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट्स। तो सिंपल सी बात बस इतनी ही है कि अगर आप ग्रामर ठीक कर लेते हो तो फिर आप अच्छे से लिखना सीख जाते हो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे पढ़ना सीख जाते हो और समझना भी सीख जाते हो। तो आपको उसी चीज़ को और भी अच्छे से डेवलप करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को अच्छे एक्यूरेसी एंड स्पीड के साथ डील कर पाओ। चौथी पिलर जो है हमारी वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? आप सेंटेंसेस लिखना सीख गए तो फिर आप पैराग्राफ्स लिखना सीख जाओगे। आपने अगर पैराग्राफ्स लिख लिया तो फिर आप ऐसे लिखना सीख जाओगे, ठीक है। लेटर लिखना सीख जाओगे, एप्लीकेशंस लिखना सीख जाओगे, नोटिस, रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, जर्नल्स, इन चीज़ों को आप लिखना सीख जाओगे, ठीक है। तो राइटिंग स्किल आपको डेवलप करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, ये चीज़ें भी लिखनी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। जैसे बैंक में अगर आप ऑफिसर के लिए आ रहे हो तो फिर आपको तो लिखना ही है, आपको जानना ही है, ठीक है। क्योंकि बैंक में आने के बाद आपको इतने सारे लेटर्स बनाने होंगे, कैसे बनाओगे आप, किससे पूछोगे बार बार। तो ग्रामर, वोकाबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग स्किल, ये चारों चीज़ें एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आप इनको सेग्रीगेट करके ना देखें, आपको सभी को एक साथ लेकर के चलना होगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पर देखो कि कौन सा ग्रामर यूज हुआ है, पढ़ रहे हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, समझो उसे, जिसे भी पढ़ा, एक भी लाइन पढ़े तो उसे समझो, समझ बढ़ाओ अपनी। उसके बाद आप ये भी देखो कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, ठीक है। आप कितनी तेज़ी से पढ़ते हो, कितनी तेज़ी से समझते हो, कितना टाइम लेते हो आप इन चीज़ों में, आप उसे भी एनालाइज करो, उसकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है। अब आप अगर सेंटेंसेस के फॉर्मेशन पे ध्यान देते हो तो ऑब्वियसली आप सेंटेंस फॉर्म करना सीख जाते हो, दैट मीन्स आप लिखना सीख जाते हो। लेकिन फॉर्मेशन ही बस इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सभी चीज़ों को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आपको जानना होगा बस।
आपकी स्किल वही है। बाकी तो ग्रामर एंड सेंटेंसेस फॉर्मेशन के द्वारा आप सब कुछ लिख ही सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और आपकी फिफ्थ पिलर जो है वो है स्पीकिंग स्किल। ठीक है, आपकी स्पीकिंग स्किल आपकी क्या है, फिफ्थ पिलर है। अब आप इसे भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आपकी स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियसली आप सही बोलोगे कैसे जब आपको ग्रामर पता है। सेंटेंसेस में ही तो बात करते हैं हम लोग, मुंह से क्या निकल रहा है, वाक्य ही तो निकल रहा है। अब वाक्य सही कैसे निकलेगा? जब आप वाक्य की फॉर्मेशन जानते हो, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन जानते हो, ठीक है, तो आप जब बोलोगे तो आप सही सेंटेंसेस बोलोगे। तो स्पीकिंग स्किल जो है ये भी आपकी साथ साथ चलती है। जब आप रीडिंग करते हो किसी चीज़ को तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जिससे कॉम्प्रिहेंशन आपका ठीक होता है। फिर आपकी राइटिंग स्किल भी उससे ठीक होती है, क्योंकि आप सेंटेंस की फॉर्मेशन, नई नई टाइप की सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे हुई है उन पर गौर करते हो और आप उसे लिखना सीखते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलने वाली हैं। तो अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इन पांचों पिलर में से सबसे कम वैल्यू जिसका है वो हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग स्किल इन इंग्लिश। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आपको ये छूट दी जाती है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बात करो। ठीक है, वो भी इंटरव्यू में ही आपसे देखा जाता है। अब बहुत सारे एग्जाम में तो अभी इंटरव्यू भी नहीं है, लेकिन बैंक में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन चीज़ों में इंटरव्यू है। आपको आपकी इंग्लिश में थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना मीन्स आप नॉलेज वहाँ नहीं दिखा रहे हो अपनी इंग्लिश की, क्योंकि आपकी इंग्लिश की नॉलेज वहाँ चेक नहीं की जाती है। वो तो आपकी रिटन एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से चेक कर ली गई है कि आपकी समझ कितनी है इंग्लिश में। ठीक है ना, लैंग्वेज में पकड़ कितनी है आपकी। लेकिन वहाँ पर बस ये देखा जाता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका कॉन्वर्सेशन करने का तरीका क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को देखा जाता है कि आप कन्विंस कर पाते हो लोगों को। वैसे भी इंडिया के 80 to 90% लोग जो हैं वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, या तो वो हिंदी बोलते हैं या फिर अदर रीजनल या और स्टेट लैंग्वेज में ही वो लोग बात करते हैं। और मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ये बात कि लोगों के अंदर जो डर है इंग्लिश को लेकर के, वो बस इसीलिए है क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और यही रीजन है, यही डर उन्हें एग्जाम में मार्क्स लाने से रोक देता है। क्योंकि वो जब भी बुक्स उठाते हैं तो उनके दिमाग में इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। वो तो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है, वो तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, वो तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है या बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ, मेरा तो मार्क्स नहीं आएगा एग्जाम में अच्छा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अच्छी इंग्लिश भले ना बोल पाओ, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, एग्जाम में आपकी स्पीकिंग स्किल पे बात ही नहीं की जा रही है, वहाँ पर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। अगर आप पढ़ोगे तो मार्क्स कैसे नहीं आएगा आपका? ठीक है, और जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आप बोलना भी सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। You don't have to go to coaching institutions for that. You just have to have confidence in yourself that you can do it. Then definitely you will do it. Thank you.